So now let us continue with our third lecture of thermodynamics. तो अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज प्लस वर्क. अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है और इसमें जो चेंज है हम उसको क्यों मेज़र करना चाहते हैं. ठीक है, अब देखो किसी भी सिस्टम को ले लो, चाहे आप एक गिलास पानी ले लें या कोई और ले लें या कोई गैसेस सिस्टम ले लें, किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम जो सिस्टम की बात कर रहे हैं ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक गैस ले लेता हूँ इस कंटेनर में. इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल होगी, रोटेशनल होगी, मतलब पार्टिकल्स मूव भी कर रहे होंगे, रोटेट भी कर रहे होंगे, हो सकता है वाइब्रेट भी कर रहे हों. ठीक है, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कुछ ग्रेविटेशनल, जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है. तो पार्टिकल्स के पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं. तो इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द इंटरनल एनर्जी, इट्स द सम ऑफ ऑल पॉसिबल energies of constituent particles of a system. Constituent particles of a system, कि किसी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी सारी एनर्जीज को मिला दो, मतलब काइनेटिक एनर्जी को मिला दो, पोटेंशियल एनर्जी को मिला दो, उनकी न्यूक्लियर एनर्जीज हैं वो मिला दो, वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं जो भी हैं. ठीक है, तो सारी एनर्जीज को मिला दो सभी पार्टिकल्स के लिए, तो वो मिला के क्या बनता है? दैट बिकम्स इक्वल टू यू, इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी को मेजर करने में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, न्यूक्लियर, वाइब्रेशनल, ये सारी जो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं हर एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है ये तो हम नहीं बता सकते. ठीक है, तो ये हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी यू, इसको कई बुक्स में कैपिटल ई से भी डिनोट किया होता है. ठीक है, तो यू और कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट बी मेजर्ड बट ओनली, हाँ आप क्या मेजर कर सकते हो? अगर इस सिस्टम को 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करते हो तो उसकी एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी? 100 से. तो पहले जितनी भी थी उससे अब 100 ज़्यादा होगी. अगर ये सिस्टम 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करता है तो अब जो नई एनर्जी आएगी दैट विल बी 200 लेस देन द इनिशियल वैल्यू. तो चेंज कितना हुआ है, कितने से एनर्जी बढ़ रही है या कितने से एनर्जी कम हो रही है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है ये हम नहीं बता सकते. ठीक है, तो वी कैन ओनली कैलकुलेट बट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड. इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है वो इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करता, उसमें चेंज कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करता है. और चेंज या तो हीट सप्लाई या हीट रिमूवल की वजह से आएगा या वर्क की वजह से आएगा, कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो इंटरनल एनर्जी के बारे में इतना क्लियर है. अब जब एक हम आइडियल गैस की बात करते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इट्स अ फंक्शन ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली. मतलब आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. टेम्परेचर डबल तो इंटरनल एनर्जी डबल. ठीक है, टेम्परेचर हाफ तो इंटरनल एनर्जी हाफ. किसके लिए? सिर्फ आइडियल गैस के लिए बात हो रही है. इसका मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो U भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता. और टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में.
तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि ना तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इसीलिए ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो अगर हम देखें कि डेल यू अपॉन डेल वी एट टी कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। देखो इसको लिखने का मतलब क्या है, डेल यू बाय डेल वी का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि चेंज इन, ये जो टर्म है डेल यू, ये बता रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, डेल को आप ऐसे समझ लो डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो यू कांस्टेंट हो गया, तो उसमें चेंज कितना आएगा, 0। मतलब इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती तो प्रेशर के साथ भी चेंज नहीं होती। तो डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी 0। तो ये जो बाहर प्रॉपर्टी लिखी होती है ना, इसको लिखने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब यू भी कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो 0 ही आएगी। पर अगर यू को टेम्परेचर के साथ ही चेक करें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं सीवी। ठीक है, सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस ओनली चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पार्टिकल्स की, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पर कोई भी एक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी पे तो इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इतना बात क्लियर है? सो यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में, सो नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कि आप एक किसी लिफ्ट में खड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप लिफ्ट में खड़े हैं और यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है। अब ये जो लिफ्ट है, मान लीजिए ये रोटेट कर रही है, या ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, या रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रही है ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, और आप अंदर खड़े हैं, आपको हम बोल देते हैं ऑब्जर्वर 1, और एक ऑब्जर्वर बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट इज ऑब्जर्वर 2। तो आप इस लिफ्ट के अंदर हैं और आप भी घूम रहे हैं, तो ये बॉक्स भी घूम रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में तो बॉक्स घूम नहीं रहा, आपके रिस्पेक्ट में तो बॉक्स क्या है, रेस्ट पे है, कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि आप भी घूम रहे हैं तो वो भी घूम रहा है। ठीक है, तो ये वही बात है कि चलती हुई गाड़ी में आपके रिस्पेक्ट में बाकी लोग रेस्ट पे होते हैं, पर जो ग्राउंड पे खड़ा है आदमी, उसके रिस्पेक्ट में बस भी जा रही है और उसके अंदर बैठे लोग भी मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर 2 को तो दिख रहा है कि ब्लॉक घूम रहा है, पर 1 को ऐसा नहीं लग रहा। तो ब्लॉक की अगर हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एक केस में तो वो घूम रहा है, एक केस में नहीं घूम रहा, तो उसकी जो रोटेशनल एनर्जी है या रोटेशनल कंपोनेंट है, क्या वो ऐड होगा? तो क्या दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या दोनों ऑब्जर्वर के लिए इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन डिफरेंट होगी? नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंटरनल पार्ट है, आप उसको कहाँ से देखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो दोनों केसेस में इस ब्लॉक बॉक्स की जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज सेम। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो U इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास डबल तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएंगे, पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे तो सबकी जो एनर्जीज हैं वो ऐड होंगी। ठीक है ना, अगर 10 पार्टिकल्स की एनर्जी
U है तो 20 पार्टिकल की 2U होगी, सीधी सी बात है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बल्क बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, एंड U इज अ स्टेट फंक्शन। तो U की जो वैल्यू है इंटरनल एनर्जी की वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि कैसे, सॉरी नॉट कैसे, कि आप किस इनिशियल पॉइंट से किस फाइनल पॉइंट पे जा रहे हो, कैसे गए इस पे डिपेंड नहीं करता। कि अगर आपने 20 अमाउंट ऑफ हीट दी, ठीक है, कैसे दी कोई मतलब नहीं है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज 50 का आया तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 एनर्जी दी और 50 निकाल ली, ऐसा भी हो सकता है कि आपने दी ही 50, ठीक है, या ऐसा हो सकता है आपने 200 दी और उसमें से 150 निकाल ली, ठीक है। तो 50 का जो चेंज आया वो तो अलग अलग तरीक़ों से आ सकता है, तो कैसे वो चेंज आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज कितना आया 50 का, तो इट्स अ स्टेट फंक्शन। ओके, देन एक छोटा सा पॉइंट और जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी जस्ट एक पॉइंट आप नोट कर लें कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम contributes 1/2 RT पर मोल, ठीक है, टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी, टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी। तो अगर हमारे पास टोटल F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने करेंगे, F इंटू RT/2, ठीक है, पर मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको भी कि कैसे डिफाइन करते हैं, अभी आप इतना सा पॉइंट ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन बस पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 8 इसको भी आप सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम बिकम्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ 300 कैलोरीज ऑफ हीट। तो हमारे पास मान लेते हैं गैसियस सिस्टम है और इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करने पे वॉल्यूम डबल हो रही है, मतलब चीज़ एक्सपैंड कर रही है। तो एक्सपैंड करने के बाद लेट अस से पिस्टन यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो यहाँ पर अब वॉल्यूम डबल होगी, तो इसकी वॉल्यूम अगर सिस्टम की V थी, अब ये जो वॉल्यूम है दिस इज 2V, तो एक्सपेंशन हो रही है, सिंपल इट इज़ अ केस ऑफ एक्सपेंशन। और हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, हीट एब्जॉर्ब्ड is equal to 300. Now the work done on the surroundings was found to be 200 calorie. अब यहां पर वर्क हुआ है 200 कैलोरीज का, ठीक है। तो वर्क डन ऑन सराउंडिंग्स इज इक्वल टू 200 कैलोरी। अब यहां पर हमें डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है दैट इज कि हीट और वर्क का जो साइन होगा वो कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है, सिस्टम जिसको गेन करता है एनर्जी को, उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो एनर्जी सिस्टम खर्च करता है, स्पेंड कर देगा या लूज करेगा, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। अब क्योंकि सिस्टम खुद एक्सपैंड कर रहा है ना, हम तो सिस्टम को हीट कर रहे हैं, हीट करने पे क्या होगा, अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ये पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा। तो सिस्टम अपनी एनर्जी यूज कर रहा है एक्सपैंड करने के लिए। तो ये जो वर्क हुआ सिस्टम ने किया सराउंडिंग पे, क्योंकि सिस्टम ने किया तो इट इज एनर्जी स्पेंट, स्पेंट है इसलिए इट विल बी कंसिडर्ड एज माइनस। तो हीट एब्जॉर्ब हुई है तो वो प्लस 300 आएगा, और वर्क सिस्टम ने किया है तो वो माइनस 200 आएगा, ठीक है। तो दैट विल बी
कि डेल्टा यू कितना हुआ, तो अपने 300 एनर्जी मिली हीट से, जिसमें से 200 हमने स्पेंड कर दी, तो सिस्टम के पास बची कितनी, दैट इज 100 कैलोरीज। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी सिस्टम एक्सपैंड कर रहा होता है, कोई भी गैस एक्सपैंड करती है, तो सिस्टम बाहर की तरफ पुश कर रहा है बाउंड्रीज को, तो सिस्टम अपनी एनर्जी को स्पेंड कर रहा है, तो वो वर्क हमेशा नेगेटिव होगा। तो एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव लेते हैं, और जब बाहर से हम कंप्रेस करते हैं तो बाहर से जोर लगाया जा रहा है सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच हैज मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी एट 290 केल्विन। तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी यहां पर नियॉन के पास है, नाइट्रोजन गैस, ओजोन, या सबके लिए इक्वल है। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर तो सबके लिए सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नियॉन के लिए मेज़र कर रहे हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, किसी भी गैस के लिए, हाँ, प्रोवाइडेड इट इज़ 1 मोल। ठीक है, क्योंकि कंडीशंस आइडियल होनी चाहिए। इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो अगर अमाउंट ऑफ गैस अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो अगर हम चारों गैस का 1 मोल लेते हैं, या सॉरी तीनों गैसेस का 1 मोल लेते हैं, तो टेम्परेचर सेम, तो सबकी इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। तो आंसर विल बी इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ रहे हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट सराउंडिंग दैट डू वर्क ऑन द सिस्टम। तो किस केस में ऐसा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है और सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। सराउंडिंग सिस्टम पे कब काम करता है, मान लो ये पिस्टन है, तो बाहर की तरफ से प्रेशर लग रहा है और सिस्टम कंप्रेस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम, के सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। सो जस्ट टेक 1 मिनट टू रीड दिस क्वेश्चन, चारों ऑप्शन देखो और फिर सोचो कि इसमें आपको कौन सी ऑप्शन आंसर लगता है कि वो हो सकती है और व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। तो यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 मोल हाइड्रोजन, तो स्टार्टिंग में कितने मोल हैं, 3 है। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब अगर हम PV = nRT अप्लाई करें तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, R और T भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने वाला यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 2 + 1 3। प्रोडक्ट में कितना है, गैस का, प्रोडक्ट में तो गैस है ही नहीं, लिक्विड है। ठीक है, तो 3 मोल गैस से 0 मोल पे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर N गैस डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब सिस्टम की वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बाहर से कंप्रेशन हो रहा होगा। ओके, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है कि सराउंडिंग उसको कंप्रेस करके छोटे कम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है सिस्टम को। तो इट इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, 4 ammonia and 7 O2. So totally there are 7 + 4, that is 11 mole of gases. In the product side there is 4 + 6, 10 moles. ठीक है, तो 11 से हम 10 पे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आर डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा।
तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है इट मीन्स सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में क्या है, सॉलिड को काउंट नहीं करना है क्योंकि सॉलिड कोई वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा ऑक्यूपाई करता नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड को अवॉइड करेंगे। H2 गैस 1 मोल, प्रोडक्ट में 2 मोल, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पे बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब सिस्टम बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो सिस्टम अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है, तो सिस्टम इज डूइंग वर्क, ठीक है। एंड इन फोर्थ केस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, कोई गैस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ ऑप्शंस आर द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट इज वर्क के लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें हमें वर्क के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बेसिक जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं वर्क का, उसमें क्या होता है, तो वर्क आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मैकेनिकल वर्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह का तो होता नहीं कुछ, हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है मोस्टली, जिसके अंदर यहाँ पर गैस रखी गई होती है। अब अगर अंदर की तरफ से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर बाहर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो आएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लेट अस से कि अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से प्रेशर ज़्यादा लग रहा था और पिस्टन थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया, स्मॉल डिस्टेंस, लेट अस से dx, ठीक है। तो अगर ये dx मूव किया तो जो एडिशनल वॉल्यूम बढ़ा वो कितना बढ़ा, एरिया कितना था इसका, कैपिटल A, और कितना मूव किया, dx, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा dx, तो A इंटू डी एक्स आ जाएगा dv, क्योंकि एरिया इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू pdv। अब यहां पर जो वर्क का फॉर्मूला होगा दैट विल बी माइनस ऑफ p एक्सटर्नल इंटू dv, या वर्क इज इक्वल टू माइनस p एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पर माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन कन्वेंशन है कि कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव, एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव। तो जब एक्सपेंशन होती है, मान लो वॉल्यूम 2 लीटर से 4 लीटर गया, तो डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 2, तो यह आ जाएगा +2, ठीक है। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क तो नेगेटिव होता है क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी पॉजिटिव है, तो वर्क को नेगेटिव बनाने के लिए बाहर माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कंप्रेशन हो रहा हो, 4 लीटर से गैस कंप्रेस होकर 2 लीटर पे जा रही है, तो डेल्टा वी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 4 -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लगा के प्रेस कर रहा है, तो सिस्टम को तो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो डेल्टा वी नेगेटिव है, प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बाहर जो माइनस साइन है ये और डेल्टा वी का माइनस साइन मिला के पॉजिटिव बनता है। तो ये जो माइनस हम लगाते हैं वर्क के फॉर्मूला में, ये सिर्फ साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, इसका कोई अदरवाइज मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इतना याद रहेगा कि वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब इसके बेस पे बाकी जो इसकी डिटेल्ड डेरिवेशंस हैं वर्क की, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। इट विल बी अ एंटायर लेक्चर जो बेसिकली वर्क पे ही फोकस होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक सा फॉर्मूला है
अब 11th क्वेश्चन इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे। एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट अ कांस्टेंट P एक्सटर्नल ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है 20 लीटर से 40 लीटर, तो चेंज इन वॉल्यूम भी दिया है। एंड एब्जॉर्ब्स 100 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट यू जस्ट नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, और दोनों को सॉल्व करने की ट्राई करो। फर्स्ट जो 11th क्वेश्चन है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, ठीक है। एंड द 12th क्वेश्चन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड फर्स्ट वी विल सॉल्व इट, फिर आपको समझ आएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब 11th क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट लॉ का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। अब एब्जॉर्ब किया है 10 किलो जूल, तो ये हीट पॉजिटिव आएगी क्योंकि एब्जॉर्ब है, तो 10 किलो जूल प्लस वर्क कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल दिया है, डेल्टा वी भी बताया हुआ है कि वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तो प्लस वर्क को लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो 10 किलो जूल माइनस P एक्सटर्नल कितना है 2, ठीक है। तो वर्क को ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर लो, माइनस P एक्सटर्नल 2, डेल्टा वी कितना है 40 माइनस 20, तो एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है। तो 40 माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस 40 लीटर ATM। 1 लीटर ATM इज अप्रॉक्सीमेटली 101 जूल, ठीक है, ये याद रखना 1 लीटर, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया गया और वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क का यूनिट क्या आएगा लीटर ATM। 1 लीटर ATM इज 101 जूल्स, और अप्रॉक्सीमेट कर लेना है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 100 जूल ले लो, ठीक है। तो 40 लीटर ATM कितने आ जाएंगे 4000 जूल, तो मतलब 4 किलो जूल। तो वर्क को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली माइनस 4 किलो जूल, तो आ जाएगा माइनस 4 किलो जूल, तो आ जाएगा 6 किलो जूल। तो डेल्टा यू कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली 6 किलो जूल। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, calculate the work done in open vessel at 300 Kelvin when 92 gram sodium reacts with water, assume ideal gas nature। देखो ओपन वेसल है और सोडियम को पानी के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यहाँ पर क्या होगा जिससे रिएक्शन में वर्क डन होगा। वर्क डन तब होता है या तो कोई गैस एक्सपैंड कर रही हो या वो गैस कंप्रेस हो रही हो, तो यहाँ पर तो कोई गैस होनी चाहिए। तो क्या सोडियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो कोई गैस जनरेट होती है? यस, तो उसके लिए पहले आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो 2 सोडियम प्लस 2 वाटर गिव्स यू 2 NaOH प्लस H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है क्योंकि सोडियम भी सॉलिड होगा, वाटर यहाँ पर लिक्विड में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड होता है, पर क्योंकि लिक्विड वाटर है बट स्टिल इट विल बी सॉलिड क्योंकि वाटर बहुत लिमिटेड अमाउंट में लिया हुआ है। तो हाइड्रोजन है जो गैस है, ये हाइड्रोजन जैसे ही बनेगी ओपन वेसल में, मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमने सोडियम रखा था और इस पे जब हमने वाटर ऐड किया तो रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनी, तो लेट अस से ये हाइड्रोजन गैस बनी, और हाइड्रोजन गैस जब बनेगी ये बाहर निकलेगी, बाहर निकलते हुए क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगी ना यहाँ पे, तो इस एक्सपेंशन की वजह से वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो आप, फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1। तो इनिशियली तो हाइड्रोजन गैस जनरेट जस्ट हुई थी, तो उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, निग्लिजिबल, ठीक है। थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई एक्सपैंड करते करते बाहर तक जाएगी, तो बाहर तक जाती जाती वो कितना फाइनल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर लेगी,
तो वो फाइनल जो वॉल्यूम है V2 वो काफ़ी ज़्यादा होगा V1 से, तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 ही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम है V2 ये कैलकुलेट कैसे होगा? आइडियल गैस इक्वेशन है तो PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो जो V2 है दैट इज कि नंबर ऑफ मोल कितने हैं इंटू RT डिवाइड बाय प्रेशर। और प्रेशर कौन सा है? क्योंकि वेसल ओपन है तो ओपन वेसल में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। ठीक है, तो दिस P विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? जब 2 मोल सोडियम होता है तब जाके 1 मोल H2 बनता है। तो 2 मोल सोडियम गिव्स 1 मोल H2। तो 92 ग्राम सोडियम में कितने मोल हैं? तो मोल्स ऑफ सोडियम हैं कितने? गिवन वेट 92 अपॉन एटॉमिक वेट 23 दैट इज 4 मोल। तो 2 मोल से 1 मोल H2 बनता है, तो 4 मोल से कितने बनेंगे? 2 मोल। तो H2 कितना बन रहा है? 2 मोल। तो 2 इंटू RT अपॉन P एटमॉस्फेयर। अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा? माइनस P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक। और V2 कितना है? 2 इंटू RT डिवाइड बाय P ATM एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो गया, तो फाइनली वर्क डन आ गया माइनस 2RT। ठीक है, तो माइनस 2R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर 300 केल्विन, तो दैट इज अराउंड माइनस 4988.4 जूल। तो कभी भी ओपन वेसल वाला केस आए तो V2 माइनस V1 को V2 लिखना है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम बहुत कम होता है, गैस जस्ट बनी होती है, बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और धीरे धीरे एक्सपैंड करती है तो बाहर निकलती है, क्योंकि वेसल ओपन है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस वो बाहर ऑक्यूपाई कर लेगी। तो फाइनल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम से। और P एक्सटर्नल यहाँ पर और यहाँ पर P ATM ये दोनों सेम होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो इस केस में वर्क डन हमेशा माइनस nRT ही आता है। डायरेक्टली इसको आप फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो ओपन वेसल के केस में कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT। तो दैट इज ऑल्सो क्लियर। अब नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13, हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में आप जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच जाते हो। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हैं तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? 0। डेल्टा यू 0 आ गया तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू तक क्यू प्लस वर्क, तो क्यू आ जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब जब भी कोई पीवी डायग्राम हो, ठीक है, जब भी देयर इज अ पीवी डायग्राम तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। So this will be pi r square, that is pi into, अब इस सर्कल के लिए जो रेडियस है दैट इज देखो 30 और 10 का डिफरेंस इज 20, तो डायमीटर इज 20, तो रेडियस इज 10, तो पाई इंटू 10 स्क्वेयर, तो दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 2 पाई जूल्स। सो आंसर विल बी सी। तो किसी भी केस में वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम। और वर्क डन कैसे पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, जहाँ पर हम डिटेल में वर्क की डिफरेंट केसेस की डेरिवेशंस
फॉर्मूलाज और उनके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वन। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द हीट कैपेसिटी और उसके बाद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एंड हीट।